सुझाव दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो सबसे पहला काम करना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि वो समाज पर, समाज के संसाधनों पर बोझ न बने। दूसरा, 15 साल से 55 साल की उम्र के का जो वर्ग है जिसको अब फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इनको स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है, उनके लिए पूंजी को उपलब्ध कराया जाए। अगर आपकी उम्र 35 है, 40 है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, अगर नौकरी आ जाए तब भी नहीं मिल सकती है। इनका दशा कैसे सुधरेगा? जो सबसे बड़ा वर्ग है 15 से 55 के उम्र के लोगों को पूंजी की उपलब्धता कराई जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार खुल सके। और 55-60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, समाज की जिम्मेवारी है कि उनकी जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कम से कम उनको 2000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग जो अब शारीरिक तौर पर मजदूरी करने की स्थिति में भी नहीं है, पढ़ाई तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नया कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका जीवन यापन एक इज्जतदार नागरिक शहरी के तौर पर बीते, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था की जाए। और ये तीनों काम बिल्कुल किया जा सकता है। कोई कहेगा भैया शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो शिक्षा को लेकर बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों के पैसे को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार में खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाई के लिए। 50,000 करोड़ रुपया, और 50 बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो जो जनसुराज की सोच है, विजन है कि अगर इसमें से 1/3 पैसा 15,000 करोड़ रुपया भी हर साल नई शिक्षा व्यवस्था बनाने पर खर्च किया जाए तो हम लोगों का अनुमान है कि हर प्रखंड में, नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, नेतरहाट के स्तर के विद्यालय अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय खोलना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया उसका सालाना खर्च आएगा। तो जनसुराज की ये सोच है कि जो अभी शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसका 1/3 पैसा हर प्रखंड में एक ऐसा विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने पर खर्च किया जाए। और अगर हर साल हम लोग एक विद्यालय अच्छा वैसा बनाएंगे तो अगले 5 साल में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे जिसका स्तर नेतरहाट का होगा। मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के बजाय हर बच्चे को अच्छे शिक्षण संस्थान में पहुंचाया जाए। ये दुनिया में जितने बड़े देश हैं जहां पर भी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, आप फिनलैंड चलिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क चलिए, स्वीडन चलिए, दूसरे जो देश हैं न्यूजीलैंड चलिए, जहां पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, उन देशों में सरकारों ने हर गांव में विद्यालय नहीं बनाया, उन्होंने अच्छे विद्यालय बनाए और लोगों को मोबिलिटी दे दी, बस की सुविधा दे दी, स्कूल बस की सुविधा दे दी ताकि लोग अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थाओं में भेज सकें। आप शहरों में भी देखते हैं, मधेपुरा में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आपके घर के बगल में जरूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल है, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल बस से भेजते हैं, आधे घंटा में बच्चा आपका अच्छे स्कूल में पहुंच जाता है। तो जनसुराज ने जो परिकल्पना की है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो और स्कूल बस की बढ़िया व्यवस्था बना दी जाए तो कोई भी छात्र 15 से 20 मिनट में अपने घर से स्कूल बस के माध्यम से स्कूल तक पहुंच जाएगा। तो ये जनसुराज की सोच है बिहार में शिक्षा के, प्राइमरी शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन के लिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 15 साल से 55 साल की उम्र के लोग जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, उनके हाथ में बैंकों के माध्यम से सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि आप अपना कोई न कोई रोजी रोजगार कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप सैलून नहीं खोल सकते, लेकिन अगर सरकार की कोई व्यवस्था हो जिससे 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया आपको सस्ते दर पर लोन मिल जाए तो आप अपनी 20,000 रुपया की पूंजी जोड़कर एक सैलून खोल लेंगे, खुद उसके मालिक बन जाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी देंगे और आप अपना परिवार भी चलाएंगे, 4 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। अगर वो पूंजी नहीं है, आपको बाल काटने तो आता है
लेकिन पूंजी के अभाव में आप जाकर पटना में, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं बाल काटने का। तो ये जो सोच है कि जो लोग उम्र के उस पड़ाव से निकल गए, जो इनको शिक्षा दी जा सकती है, उनके हाथ में पूंजी दिया जाए, ताकि जिन उनके पास जो कौशल है, जो स्किल है, उसके जरिए वो अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सके। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि क्या 60 साल से सब उम्र के ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को 2000 रुपया दिया जा सकता है। तो मेरा जो हम लोगों ने जो आकलन किया है, बिहार में 60 साल से ज़्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं, अगर आप उनको 2000 रुपया महीना देना चाहते हैं तो साल में कुल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और बिहार सरकार का पिछले साल का बजट है 2,46,000 करोड़। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो जिन लोगों को हम लोग सलाह ले रहे हैं, जिन लोगों से, वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल संभव है। 2.5 लाख करोड़ के बजट से 12,000 करोड़ रुपया बिहार के सबसे वल्नरेबल सेक्शन के लिए निकाला जा सकता है। तो ये जन सुराज के 3 जो बड़े संकल्प हैं कि जब ये व्यवस्था बने तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगले 5 वर्ष में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, 15 से 55 साल के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए, और 55-60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 2000 रुपया महीना की व्यवस्था की जाए। रोजगार और पलायन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है शिक्षा की समस्या। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो यहाँ पर ये ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की बात की चर्चा नहीं कर रहा है। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर आदमी कह रहा है भैया स्कूल व्यवस्था खत्म हो गई है, पढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई है। हम लोग बिहार से के सरकारी स्कूल से मैं खुद पढ़ा हुआ। बिहार में सरकारी शिक्षा कभी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हर प्रखंड में, डिस्ट्रिक्ट में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। ये नीतीश कुमार के राज में जो समान शिक्षा नीति लागू करने के चक्कर में इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय हैं, जहाँ भवन है, वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। कई लोग समाज में चर्चा के दौरान बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हो गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बट रहा है स्कूल से। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 7वीं क्लास के बाद से जितने विद्यालय हैं, 7वीं क्लास के ऊपर के कक्षा में खिचड़ी नहीं बटती है, वहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के शिक्षकों की जो क्वालिटी है, नियोजित शिक्षक जो हैं, उनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो आप मुझे ये बताइए कि पटना साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में, सीएम साइंस कॉलेज में, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, वहाँ पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। अगर आप शिक्षा की बदहाली को समझना चाहते हैं तो अगर इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसकी बदहाली का कारण ये है कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार कहीं न कहीं दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से खत्म कर दिया है कि सारे बच्चे अनपढ़ रहें, मजदूर रहें, ताकि 4 किलो अनाज पर, सरकारी नौकरियों के रेवड़ी के नाम पर, कुछ सरकारी बेनिफिट के नाम पर उनको वोट मिलता रहे। समाज से गलती ये हुई है कि समाज ने भी अब शिक्षण संस्थाओं को पढ़ाई का केंद्र न मानकर सरकारी सुविधा बांटने वाला केंद्र मान लिया है। आप गांव में रहते हैं, आपके विद्यालय से अगर खिचड़ी ना मिले बच्चे को तो आप जाकर हल्ला मचाते हैं कि खिचड़ी नहीं मिल रहा है। अगर आपको पोशाक का, साइकिल का पैसा नहीं आया तो लोग बताते हैं कि भैया पोशाक का पैसा नहीं आया है, साइकिल का पैसा गुरुजी नहीं दे रहे हैं। लेकिन गाँव में लोग ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ गणित का टीचर नहीं है, यहाँ हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही है, या यहाँ कक्षा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा खत्म हो गई है। वही कारण है कि शिक्षा का इतने बड़े स्तर पर यहाँ पतन हुआ है। खिचड़ी बंटना और शिक्षकों की क्वालिटी एक छोटा पहलू है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की समस्या है। बिहार में जो किसान है उसकी बड़ी बदहाली है।
कई लोगों को लगता है कि किसान तो भैया ऐसे ही रहेगा, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि यही खेती किसानी करके हरियाणा पंजाब में लोगों ने, किसानों ने इतना पैसा कमाया है कि आप सुनते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिहार के गांव-गांव से लोग जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने। तो ऐसा क्या अलग है पंजाब की खेती में और बिहार की खेती में कि यहाँ वहाँ के लोग खेती से पैसा कमा रहे हैं और हम लोग यहाँ खेती करने वाले लोग के खाने के लाले पड़े हैं। उसके मूल में 3 बातें। पहला है जल का कुप्रबंधन। यहाँ जो जल का संसाधन है, जो पानी का की व्यवस्था है, वो इतना उसकी अव्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग जब पानी की बात करते हैं तो लोग समझते हैं बाढ़ की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाढ़ एकमात्र कारण नहीं है जल कुप्रबंधन के लिए। बाढ़ से बिहार में करीब करीब 40 से 50% कृषि योग्य जमीन प्रभावित होती है। बाकी बचे जो 50% जमीन है, उसमें करीब करीब आधी जमीन, मतलब पूरे बिहार के एग्रीकल्चर की करीब 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित है। ये आप बात को समझिए। बाढ़ की चर्चा खूब होती है, जहाँ पानी लग जाता है उसका आप कभी चर्चा नहीं करते। जो और नदियों के कटाव का जो मामला, नदी पर परिणाम ये हुआ है कि उत्तर बिहार में जो नेपाल से लगते हुए जिला हैं, दोनों चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, ये जो तराई वाले जिला है, यहाँ पर बाढ़ है और नदियों के रास्ते बदलने से जो कटाव का मामला है, उससे सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों की बर्बाद हो गई है। अच्छे खासे किसान, ओवरनाइट नदी ने रास्ता बदला, आपके जमीन पर बालू पड़ गया, आप बिल्कुल मजदूर गरीब हो गए। लेकिन जब आप तराई के जिलों से नीचे जाएंगे, आप गोपालगंज जाइए, गोपालगंज के बाद सिवान जाइए, सिवान के बाद छपरा जाइए, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, इन जिलों में आप देखेंगे हर पंचायत में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां जल जमाव है, पानी निकलता ही नहीं है, वहां एक ही फसल होती है। इस पर कोई सरकार की चर्चा, न प्रेस में कोई बात होती है। लोकल स्तर पर लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ 2000 एकड़ पानी लगा रहता है, लेकिन सरकार का कोई समुचित इस पर प्रयास नहीं है। और तीसरा पहलू है सूखे की। बिहार देश में, ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार देश के बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। याद रखिए, 10 साल में सिंचाई वाली जमीन 11% से कम हो गई। ऐसा क्यों? जो पहले से भी नहर बने हुए थे, जो नलकूप थे, माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट थे, वो रख रखाव के अभाव में बंद हो गया है। तो जब हम लोग गांव देहात में चलते हैं तो लोग बताते हैं भैया ये नहर है, पानी कभी आता था, अब नहीं आता है, यहाँ बोरिंग था, कैनाल था, अब बंद हो गया। तो ये जो पहली समस्या है, बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को मिलाकर जो इतना बड़ा कुप्रबंधन है कि करीब करीब 2/3 जमीन या तो बाढ़ से प्रभावित है, या जल जमाव से प्रभावित है, या पानी नहीं रहने के वजह से सूखे से प्रभावित है। दूसरी बड़ी समस्या है भूमि सुधार की। बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय की राजनीति हुई, लेकिन बिहार में आपने भूमि सुधार की चर्चा कभी नहीं सुनी होगी। नतीजा ये है कि पूरे देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, जबकि बिहार में 100 में 60 लोगों के पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। याद रखिए, 100 में 60 लोगों के पास बिहार में जमीन नहीं है। हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसका मालिकाना हक भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से डिस्प्यूटेड है। आप किसी भी कोर्ट कचहरी में चले जाइए, करीब करीब 1/3 केस कोर्ट में जमीनों के मालिकाना हक को लेकर जुड़ा हुआ है। तो जब जमीनों का मालिकाना हक क्लियर ही नहीं है, इसीलिए आपको दिखता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है, आपको रसीद कटाना है, दाखिल खारिज कराना है, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपया दीजिएगा तभी काम होगा। पूरा ये जो भूमि राजस्व का मामला है, ये अंचलाधिकारी, उसके नीचे प्रखंडों में 1-2 कर्मचारी और 4-5 दलाल, जिसको अटर्नी कहते हैं, इन्हीं के कंधों पर है।
यही लोग रजिस्टर 2 मेंटेन करता है, यही आपको जमीन का मालिक बनाता है, यही आपके जमीन पर डिस्प्यूट खड़ा करता है और यही आपसे पैसा कमाता है। बिहार में सबसे जरूरी है भूमि सुधार, भूमि का नाप फिर से किया जाए, भूमि का मालिकाना हक तय किया जाए। मुझे लाखों लोगों की जानकारी है, हजारों लोग मिले यात्रा के दौरान, जिनको अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कालखंड में भूमि का पट्टा दे दिया कि भैया ये तुम्हारा जमीन है, 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है। जिसको पट्टा दिया उसको जमीन का हक नहीं मिला, जिसका जमीन एक्वायर किया गया उसने जमीन छोड़ा नहीं। नतीजा हुआ कि पूरी जमीन, कोई सरकारी गैरमजरूआ है, कोई डिस्प्यूट में दूसरे वजह से। ज्यादातर लोग अपनी जमीन को बेच ही नहीं सकते। आप जमीन बेचने जाइएगा तो पता चलेगा उसमें अब डिस्प्यूट है। और इन दोनों के बाद, जल कुप्रबंधन और भूमि सुधार के बाद, तीसरा यहाँ जो रूरल इकोनॉमी किसानों की बदहाली है उसकी वजह है किसानों के फसलों का उचित दाम का न मिलना। मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, मुझे कोई भी परिवार, कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला जो यहाँ धान को उचित एमएसपी पर बेचा हो। यहाँ पैक्स की व्यवस्था, कोऑपरेटिव की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। एक आंकड़ा फिर आपको दूंगा, याद रखिए। हम लोग कहते हैं पंजाब में किसान बड़ा धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, सिर्फ 13% धान और 1% धान गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। तो 2100-2200 रुपया वाला धान लोग 1400-1500 में बेच रहे हैं। और एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसानों के फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ के किसानों को करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर साल इसलिए हो रहा है कि सारी तकलीफ, बाढ़, सूखे, जल जमाव के बाद जो फसल आप उपजा रहे हैं उसका आपको दाम नहीं मिल रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने आपको बताई, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था और तीसरा है किसानों की समस्या। इसके अलावा जो 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और तीसरा हर व्यवस्था, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला कट, जिसको यहाँ पर दलाली का जो नया नाम है कट जो लगता है, 10%, 12%, 20% का जो कट है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां लोग बताते हैं कि 2-4-5 हजार रुपया दिए बगैर काम हो सकता है। चाहे आपको राशन कार्ड बनाना हो, चाहे जमीन का दाखिल खारिज कराना हो, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, कोई भी ऐसा काम सरकारी नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आपको काम हो जाए। ये सिर्फ सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो भी बता रहा है कि बिना पैसे के हम मुखिया हैं लेकिन कोई काम हो नहीं सकता है। दूसरा, जो ये सरकारी अफसरों की तानाशाही, अफसरशाही जो शब्द है, बिहार में लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। अब जो बिहार में व्यवस्था है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे सामान्य नागरिक हैं, आप पत्रकार हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, होगा वही जो अफसर चाहेगा। इसीलिए लोग बता रहे हैं कि लालू जी का राज अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का राज अधिकारियों का जंगल राज है। और तीसरी जो बात है वो है कट की, कि सरकारी योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें व्यवस्थित तरीके से 10 से 40% तक कमीशन नहीं लिया जा रहा है। अगर 5 किलो अनाज बांटने वाली योजना है उसमें 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल लोग अपना हिस्सा ले रहे हैं। उसमें ज़्यादातर जगह पर विधायक शामिल हैं, उनका भी 6 से 8 रुपया प्रति माह उनको पैसा उसमें मिल रहा है। अंदाज़ा लगाइए, हर प्रखंड में 20 से 25 हजार अनाज आ रहा है, 20 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है। हर क्विंटल पर 32 से 35 रुपया अनाज के से कमीशन काटा जा रहा है, जो कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटा जा रहा है। यही कारण है
कि यहाँ पर लोगों को अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है। मनरेगा को देख लीजिए, मनरेगा में 100 रुपया जो मनरेगा में आना चाहिए था, 60 रुपया वो तो आया ही नहीं। मनरेगा का यूटिलाइजेशन ग्रामीण विकास चलाने वाले मंत्री और सरकार यहाँ इतना उनका चमड़ी